अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और वाम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाजरीन, एमनेस्टी स्कीम 2019 पर हम पहले भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं, मगर लोगों के फ़ोन्स और ईमेल्स के ज़रिए ताजर हजरात की अपील है कि इस पर दोबारा तफसील से प्रोग्राम किया जाए। और आज क्योंकि इससे पहले एमनेस्टी स्कीम के रूल्स और रिटर्न नहीं आई थी जो अब आ चुकी हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक हारून अहमद साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राणा साहब, आप नायब सदर हैं लॉ टैक्स बार के। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देखते हैं माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 जारी हो गई है बज़रिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। ये स्कीम जो दी गई है, ऑन द फेस ऑफ इट ये स्कीम नज़र आ रहा है कि इट वुड बी ए बिग फ्लॉप, नाकाम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये स्कीम अगर कंपेयर करें पिछली स्कीम से तो ये नज़र आता है कि ये बहुत ही टारगेटेड, फरमाइशी, कन्फाइंड स्कीम है और ये स्कीम बहुत ही मखसूस लोगों की फरमाइश के ऊपर जारी की गई है। इस स्कीम में आप इनकम, एसेट्स और सेल्स जो जून 2018 तक डिक्लेयर की नहीं कर सके आप, वो जून 18 तक के लिए आप क्लियर कर सकते हैं स्कीम के तहत। स्कीम की इंटरप्रिटेशंस बहुत सारी हो रही हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रजम्पशंस छुपी हुई हैं। वो एक मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव स्कीम नहीं है। इस स्कीम के ज़रिए से दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है कि टैक्स गुजार ज़ीरो नहीं बल्कि रिड्यूस रेट पे टैक्स पे करता है। अगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाए तो वो तमाम एसेट्स, ट्रांजैक्शंस और इनकम उनको प्रोब नहीं किया जा सकता 30 जून 2019 के बाद, 6 साल के बाद। अच्छा, अब 30 जून 2019-13 तक अगर आपने बहुत सारे एसेट्स या इनकम ऐसी हैं जिसको प्रॉपर टैक्स होना चाहिए और वो टाइम बाद अगर हो गए तो उसकी टैक्स की जो लीकेज होगी, जो टैक्स का नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन है, ये आज तक तय नहीं हुआ। इसलिए बेहतर ये है कि आप एमनेस्टी दे दें और एमनेस्टी में जो टाइम बार्ड होने जा रहे हैं आपके एसेट्स और ट्रांजैक्शंस और इनकम, उसके ऊपर टैक्स वसूल हो जाए। तो मेरे ख्याल में टैक्स एमनेस्टी स्कीम कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसके अंदर छुपी हुई चीज़ ये है कि जो चीज़ें टाइम बार्ड भी हो गई होती हैं वो एमनेस्टी में डिक्लेयर हो जाती हैं। जहाँ पे टैक्स वैसे ही नहीं आना, वहाँ पे भी गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है। हमारी तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं वो टाइमली और बड़े शॉर्ट टाइम की चीज़ें पैदा करती हैं और किसी बेटर सेंस के साथ, किसी अच्छी नो हो के साथ ना तो कोई स्कीम जारी करती है, ना कोई इस डिसिप्लिन में कोई परमानेंट रूल्स, रेगुलेशन या कोई असूल, ज़ाब्ते वाज़े करती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी परमानेंट स्कीम्स वाज़े करे, क़वानीन को इस तरह से सही, वाज़े और बेहतर बनाए ताकि महसूलात या टैक्सेस, रेवेन्यूज़ जो है ना वो सही तौर से कलेक्ट हो सके। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम की बदनसीबी है कि हमें एक ऐसी रूरल क्लास से वास्ता पड़ा हुआ है जो पाकिस्तान को डंग टपाओ के पैरामीटर पे चला रही है, बल्कि उनको चाहिए कि इसके लिए आज़ाद और बड़े ही मजबूत अदारे माज़ वजूद में आएँ जो इनको कंटिन्यूसली इन चीज़ों को वॉच करें और किसी ऐसी जनरल एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत ना पड़े। मैं समझता हूँ कि ये एमनेस्टी स्कीम भी एक काले धन को वाइट करने के साथ साथ हुकूमत का इतना ही बेनिफिट है कि हुकूमत इससे जो मालियाती फ़ायदा होगा वो अपनी हुकूमत को अपनी ड्यूरेशन के चलाने के लिए इस्तेमाल करेगी, जो कि बिल्कुल किसी तरह से भी ना कोई अच्छा स्टेप है, ना ये फेयर बात है और इन पॉलिसियों से कभी भी हुकूमत या जो स्टेट्स है वो नहीं चलती। इसका एक डीमेरिट ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर, बिकॉज के जो टैक्स पेयर रेगुलर बेसिस पे अपना टैक्स पे करते हैं, जो कि हाई रेट्स पे अपना टैक्स दे रहे हैं, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कोई ये जो 2% पे इसका जो इनकम है
वो 2% पे टैक्स पे करने के लिए आपको क्लियरेंस मिल रही है। गवर्नमेंट के एमनेस्टी से 2018 के जो गोल्स थे वो अचीव नहीं हुए, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक शॉर्ट स्टॉप गैप अडॉप्ट किया। इससे इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड हो सकती है अगर लोग अपनी डिक्लेरेशन प्रॉपरली दें, तो इससे हमारे कलेक्शन ऑफ टैक्स की जो ना वो इन्हेंसमेंट कर जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा ये होगा कि जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं इन नेक्स्ट ईयर्स के अंदर वो डेफिनेटली इन्हेंस करेंगे। जो लोग कभी पहले टैक्स नहीं पे किया या जो नॉन फाइलर थे, इसका वो बेनिफिट उठाएं। अगर एमनेस्टी आप अवेल करते हैं तो 2% में आप उसको मीट कर सकते हैं और अपने एसेट्स को डिक्लेयर ऑन प्रॉपर बेसिस कर सकते हैं। ये एमनेस्टी जो गवर्नमेंट ने दी है, हम इसको एमनेस्टी नहीं कहेंगे ये, क्योंकि कंडीशनल है। कंडीशनल एमनेस्टी नहीं होती, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो प्रॉपर्टी के बहुत हाई रेट हैं, और दूसरा जो इन्होंने कंडीशन रखी है कि कैश जो है आपका बैंक में मौजूद होगा तो आप एमनेस्टी वेल कर सकते हैं, वरना नहीं। इस तरह तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा ही नहीं, लोग एमनेस्टी वेल ही नहीं करेंगे, ये एमनेस्टी नाकाम हो जाएगी। इसको एमनेस्टी नहीं हम कहते, ये तो अगेंस्ट है लोगों के ना, इसको वेल ही नहीं लोग करेंगे। इसको ओपन छोड़ेंगे तो लोग वेल करेंगे, वरना तो ये नाकाम हो जाएगी। गवर्नमेंट का इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसकी अनाउंसमेंट का। मेरे ख्याल से तो इससे 2-3-4% लोग जो है ना बेनिफिट लेंगे, अदर देन कुछ भी नहीं होगा। मलिक साहब, माहिरीन की भी आपने राय जानी। एमनेस्टी स्कीम हम पहले भी कई प्रोग्राम्स पे कर चुके हैं, लेकिन आज जो करने का मकसद है, जो बिजनेस कम्युनिटी हमारी बार बार कह रही है, इस पर हमें समझाएं। रूल्स भी आ गए हैं, रिटर्न भी आ गई है, आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसके 4 हिस्से हैं। जी जी। एक तो ये है कि आप रियल स्टेट जितनी भी है, जी जी, आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड है, प्लॉट्स हैं, अब उसके बाद आपके पास बिल्डिंग्स हैं, वो अगर आपकी डिस्क्लोज नहीं है या उनकी वैल्यू कम डिक्लेयर की गई है तो आप उनकी वैल्यू को ठीक कर सकते हैं, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने कोई खर्चा किया हुआ है जो कि वेरीफाइबल है, जो कि किसी भी तरह से आप समझते हैं उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। आपके पास फॉरेन में एसेट्स हैं, फॉरेन में आपके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट्स हैं या बैंक अकाउंट्स हैं, आप उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। जी जी। आप कोई सेल्स टैक्स है जो कि सेल्स हैं जो डिक्लेयर नहीं की हुई, उनके ऊपर सेल टैक्स देना चाहते हैं, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। जो आपका कोई टैक्स पेएबल है, जिसका ऑर्डर हो चुका है, जो डिटरमिन्ड है, पता है ये पे करना है, तो उसको आप पे कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप उसकी जो डिफॉल्ट चार्ज है, जो पेनल्टीज हैं जो आपको वो पड़नी है, उसको वो नहीं लगेंगी। जी जी। और जो पहले केसेस हैं उसमें वो जो एसेट है या जो एक्सपेंस है या जो सेल्स है आप डिक्लेयर कर देंगे, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो बड़ा नॉमिनल सा है एज कम्पेयर टू अगर एक्चुअली उसको डिक्लेयर किया जाए। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप 4%, 2% से लेके 4% के दरमियान रेट है वो आप पे करें और इस एमनेस्टी को अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आशिक साहब, एमनेस्टी स्कीम में जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के बारे में ठेकेदार एफडीआर ने वाज़ेह किया है, आप कहाँ तक मुतफिक हैं उससे? देखिए जी, इससे मुतफिक तो ये है कि गवर्नमेंट ने इसमें 2 रेट्स दिए हैं, एक एफबीआर का रेट है और एक डीसी वैल्यू है। जहाँ एफबीआर का रेट नहीं है वहाँ डीसी वैल्यू, ठीक है, विच एवर इज हायर। जी जी। इसमें यह है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का 1.5 गुना जो प्रॉपर्टी है, यानी 150%, उसका 1.5% टैक्स अदा करना है, जो इस एमनेस्टी में उन्होंने रेट दिया गया है। मैं समझता हूँ इससे आपकी जो अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर्ड होने से एक तो इकोनॉमिकली डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह काफ़ी जो लोग हैं, जो रियल सेक्टर्स के लोग हैं, उनको एक फ़ायदा उठाने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करें। तो मैं समझता हूँ कि इस स्कीम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। बड़ी अच्छी स्कीम है। आशिक भाई, जितना आपके डीसी रेट में उसके रेट में फ़र्क है, जी जी, इसमें सूबों की रुफा की जो आपस में लड़ाई होती है टैक्स रेट के ऊपर भी होती है, अगर इनका टैक्स रेट और एफबीआर का जो डीसी रेट है इसको बराबर कर दिया जाए, उसमें कोई नुकसान क्या है, फायदा क्या है? इस बजट में उनकी तजवीज़ है कि एक रेट बना दिया जाए, जो मार्केट वैल्यू है जी जी, उसी वैल्यू पे ही टैक्स लगाया जाए, चार्ज किया जाए, जो भी प्रॉपर्टी पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा एग्जिस्ट कर रही हैं प्रॉपर्टीज के रेट, अभी तो उन्होंने जो 1.5% लेना है
वो या तो FBR पे लेना है या DC पे लेना है, ठीक है, जो इस स्कीम में बताया गया। ठीक है। इसमें ये भी साहब मैं ऐड कर दूं, गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में डायरेक्टरेट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक डिपार्टमेंट बनाया है। जी जी। तो डायरेक्टरेट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुई हैं उनकी वैल्यूएशन को चेक करेगा मार्केट रेट्स के साथ। ठीक है। तो अगर उसको कम वैल्यू पे किया गया जी जी, तो अगर रजिस्टर करवाया गया तो वो जो डिफरेंस है उसको टैक्स कर सकते हैं, और अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है तो वो प्राइस का जो डबल है जी जी, उसकी हद तक वो पे ऑफ कर देंगे टैक्स पेयर को, और उससे जो प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट कर लेंगे, उसको सेल करके, और वो जो भी प्रोसीड होगी खुद रख लेंगे। ठीक है। यानी अगर प्राइस बहुत ज्यादा कम दिखाई है, जो अक्सर कई केसेस में होता भी है कि लोग DC रेट पे कर लेते हैं जबकि एक्चुअल प्राइस बहुत ज्यादा होती है, जी जी, तो उसके लिए उन्होंने ये लॉ जो था ये इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अब प्रॉपर्टी की अंडर रिपोर्टिंग या प्रॉपर्टी की नॉन डिक्लेरेशन जो है ये इसके लिए क्योंकि एक सेपरेट डायरेक्टरेट बन चुका है, तो ये आने वाले वक्तों में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों का भी ऐसे मामला हैं जहां एसेट जो है अंडर डिक्लेयर्ड है, उसके लिए वो एक्शन लें और इससे एमनेस्टी को अवेल कर लें, फायदा उठाना चाहिए उनको। जी मलिक साहब, इसमें ये तो है एमनेस्टी, चलो एक अच्छी रवायत है, अच्छी बात है, उसके 1.5% पे आप रबी को अपनी वैल्यूएशन करवा के एमनेस्टी अवेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का खदशा है इसमें कि इस पे आगे वेल्थ टैक्स भी लगाया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि आपकी दूरअंदेश नज़रों में ऐसा मुमकिन है? देखिए, एक चीज़ तो आपके सवाल के पहले हिस्से पे आऊँ। जी जी। जैसे कि अभी बात हुई कि ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो कि FBR वैल्यू या DC रेट है विच एवर इज एप्लीकेबल, उसका आपने 1.5 गुना लेना है जी जी पहले, और उसके ऊपर फिर 1.5% रेट है। 1.5 गुना लेके 1.5% रेट है। इट मीन्स के जो FBR वैल्यू या DC रेट जो भी एप्लीकेबल है उसका 2.25% ये बनेगा। 1.5% जो है ना, ताकि लोग सुन रहे होंगे उनको पता होना चाहिए कि रेट क्या निकलेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहां तक वेल्थ टैक्स की बात है, ये 2000 में खत्म हो गया था जी जी, और 2013 में इसहाक डार साहब ने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये वेल्थ टैक्स दोबारा लगाया जाए। जी जी। वो इसको ना लगा सके क्योंकि उनको ये जब पता चला कि ये जो लैंड बिल्डिंग और ये इमूवेबल एसेट्स हैं इनको टैक्स नहीं कर सकती फेडरेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने फिर इनकम सपोर्ट लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि मूवेबल एसेट्स पे लगता है। बिल्कुल सही है। तो अगर हम 2013 में जो लॉ बना था उसको देखें, और इनकम सपोर्ट लेवल जो है उसके हवाले से भी वो जब से बना 2005 साल से लिटिगेशन में है, अभी फिर लिटिगेशन में है और बहुत ज्यादा नोटिस भी लोगों को आ रहे हैं उसके ऊपर। तो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि वेल्थ टैक्स तो जो कि पहले इसकी फॉर्म थी वो तो नहीं होगा, जी आएगा तो इनकम सपोर्ट लेवल होगा। इनकम सपोर्ट लेवल टाइप अगर कोई चीज आती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मूवेबल एसेट्स पे होगा, वो इमूवेबल एसेट्स पे नहीं होगा। ठीक है। असद उमर साहब की ख्वाहिश थी और उन्होंने कहा भी कि मैं वेल्थ टैक्स को लाना चाहता हूँ। अब क्योंकि वो चेंज हो चुके हैं और अभी जो तजावीज हमें पता चल रही हैं टीम से, मीडिया के जरिए, उनसे यही समझ आ रही है कि वेल्थ टैक्स उसमें अंडर कंसिडरेशन नहीं है। अभी आज की डेट में तो नहीं है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये वो अल्लाह ही जाने, कुछ भी हो सकता है। आशिक अली राणा साहब का जो मिनिस्ट्री स्कीमें आती रही हैं, अब तो हर साल ही तकरीबन आना शुरू हो गई। 2018 में ही, 2019 में भी आ गई। उसमें इस मिनिस्ट्री में क्या बुनियादी फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए जी, ये जो मिनिस्ट्री स्कीम है, जो पहले मिनिस्ट्री स्कीम आई है उसी की कंटिन्यूटी है। जी जी। बेसिकली उसमें कुछ चीज़ें जो खामियां थी उसको दूर करके इस मिनिस्ट्री में एक दोबारा से तरतीब दी गई है। इस मिनिस्ट्री में आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो डिक्लेयर करने का रेट बहुत कम दिया उन्होंने, यानी 2.255% जो है रेट है। जी जी, हम से बताएं। जी जी जी, वो कोई ज़्यादा रेट नहीं है। जी जी। इसमें दूसरा ये है कि आप जो कोर्ट ऑफ लॉ केसेस है, जी जी, पहले इस दफा उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है। जी जी। यानी कि वो केसेस जो आप कमिश्नर अपील में और जो आपका ऑर्डर हो चुका है या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, जी जी, जो पेनल्टी नहीं जिसके ऑर्डर्स की हुई, उसकी आप एमनेस्टी ले सकते हैं। यानी कि वो भी से एमनेस्टी से फायदा उठा सकते हैं। इससे यह है कि आपके जो कोर्ट ऑफ वर्क है, जो आपकी एपीलेंट लेवल पे जो काम पेंडिंग्स है, वो काफी हद तक डिस्पोजल हो जाएंगे केसेस जो है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से कितना को रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा? उससे काफी रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे हमारा जो शॉर्टफॉल है जो बजट का वो पूरा होगा, और उससे काफी हद तक ये है कि जो पेंडिंग केसेस ऑफ लॉ के केसेस ही सारे उठा लिए जाए एमनेस्टी में, वो मुस्तफीद हो जाए,
तो मैं समझता हूँ जो कोर्ट ऑफ लॉ के केसेस अगर लोग एमनेस्टी ले लेते हैं तो गवर्नमेंट को उससे काफी रेवेन्यू हो जाएगा, बजाय उन पे ऑर्डर करके रिकवरी करने की बजाय। तो ऐसे ही लोग जो है खुशी से वो इस ऑर्डर्स को करवाने के लिए तैयार है। साहब आप किस तरह मुत्तफिक हैं, इससे कोई कोर्ट ऑफ लॉ से कोई फायदा हो सकता है? राना साहब मशीनरी का कुछ वो मजीद में इजाफा करूंगा, 2-3 हिस्से हैं इसके। पहली चीज की जो एमनेस्टी है वो पिछली एमनेस्टी से कितना डिफरेंट है, कितनी है, तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि पहले वाली जो एमनेस्टी थी उसमें जैसे मैंने बताया कि अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की बात आई है, तो वो गैर दस्तावेजी अखराजात जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। पहले ये चीज नहीं थी। इसमें जो है सेल्स को लो रेट पे 2% पे सेल्स टैक्स और एक्साइज के लॉ के तहत उसकी एमनेस्टी दी गई है। वो स्पेसिफिक इनकम टैक्स से रिलेटेड थी, उसमें सेल टैक्स नहीं था, एक्साइज नहीं था, इसमें उसको लेके आए हैं। प्लस जो डिफॉल्ट से चार्ज और पेनल्टी का वेवर है ये उस एमनेस्टी का हिस्सा नहीं था। ठीक है, लेकिन उसमें जो एडेड एडवांटेज थे कि वहाँ अनडिस्क्लोज इनकम थी। बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो एमनेस्टी है ये सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट को डील कर रही है। लेकिन अब वो रियल एस्टेट क्रिएट कैसे हुई, वो इनकम अर्न की तो उससे हुई, तो अब टू दिस एक्सटेंड तो अब उस बंदे की इनकम इसके अलावा भी हो सकती है। ये सिर्फ ये रियल एस्टेट ही बनाई, कुछ और एसेट्स भी बनाए होंगे। तो खतरा ये है कि वो उसके ऊपर जो है ना डिपार्टमेंट जो है अपनी प्रोसीडिंग इन्वोट करेगा, क्योंकि अनडिस्क्लोज इनकम को इसमें कवर नहीं किया गया। मतलब साहब जो अब एक इसमें शर्त भी रखी है, बैंक में कैश पहले रखवाएंगे तो एमनेस्टी आप अवेल कर सकेंगे, वो 30 जून तक उसमें कैश रहेगा तो अवेल कर सकेगा। दूसरा इसमें साहब का स्कीम में तो वो प्राइस बॉन्ड भी कवर थे, लेकिन इसमें नहीं है। इसका क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ब्रेक से वापस आने से बाद आपसे जवाब देता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।